मैं डॉक्टर मंजू मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, एमएस गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। आज मैं आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अन्य महत्वपूर्ण अंग सचिवालय के बारे में बताऊंगी, जो कि अन्य अंगों की भांति एक महत्वपूर्ण अंग है। सचिवालय में जो व्यक्ति काम करते हैं वह स्थायी सेवाओं से संबंधित होते हैं और इसीलिए इस संस्था को एक स्थायी संस्था के नाम से जाना जाता है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अंग हैं वह अपने कार्यकाल के अनुसार जो है बदलते रहते हैं, परंतु सचिवालय के साथ ये बात लागू नहीं होती है। मूलतः सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है, जिसमें कि महासचिव और अन्य कर्मचारी जो है होते हैं। सचिवालय में जो प्रमुख महासचिव होते हैं, मतलब महासचिव जो प्रमुख इसका माना जाता है, उसकी नियुक्ति जो है 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है और यह संघ का एक मुख्य जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है वह माना जाता है। और अन्य जो कर्मचारी हैं, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति जो है महासभा के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनके अनुसार जो है की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अंग हैं, जैसे कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अन्य जो अंग हैं, उनके जो आवश्यक कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति जो की जाती है, तो वह सब भी सचिवालय के ही एक भाग जो है वह माने जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसका विशेष रूप से जो है उल्लेख भी किया गया है कि न तो महासचिव और न ही अन्य कर्मचारी जो हैं किसी राज्य से अथवा संघ के बाहर किसी दूसरे अधिकारी से अनुदेश न तो मांगेंगे और न ही प्राप्त करेंगे। मतलब कि अपनी नियुक्ति के पश्चात वह इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो सचिवालय में जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उनकी नियुक्ति करते समय उनकी कार्य क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी ईमानदारी, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है और साथ ही साथ में जो भौगोलिक आधार पर भी उनको महत्व देने की कोशिश जो है की जाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वह सभी महाद्वीपों से, एशिया से, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, सभी के से संबंधित राष्ट्र जो हैं, यह सभी महाद्वीपों में स्थित जो राष्ट्र हैं वह इसके सदस्य हैं और इसीलिए सुरक्षा सचिवालय में भी मतलब कि सदस्यता देते समय इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले जब राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो उस समय भी सचिवालय को एक अंग के रूप में रखा गया था, लेकिन उसमें कार्य करने वाले जो कर्मचारी थे उनकी संख्या जो है 1000 से जो है कम रही थी और उनको इतनी महत्ता और शक्तियां भी प्रदान नहीं की गई थी जितनी की संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सचिवालय को प्रदान की गई है। और इसकी सदस्य संख्या भी बहुत ज्यादा रखी गई है। 8900 के करीब जो है इसके कर्मचारी जो है नियमित बजट के अंतर्गत जो है नियुक्ति पा करके और कार्य करते हैं और इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क जो है वहां पर रखा गया, वहां पर रह करके कर्मचारी जो है वह कार्य करते हैं। यद्यपि सचिवालय जो है
एक प्रशासनिक तंत्र है और कार्य की सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि इतना बड़ा इसका संगठन है, तो कार्य की सुविधा की दृष्टि से इसके कुछ विभाग जो है वह संगठित किए गए हैं, जिनकी संख्या जो है 8 रखी गई है और उनके माध्यम से सचिवालय जो है अपना कार्य जो है वह करता है। तो इसमें जो 8 विभाग जो रखे गए हैं, मतलब कि सचिवालय को 8 विभागों में संगठित किया गया है, जिसमें पहला जो है सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, दूसरा आर्थिक विभाग, तीसरा सामाजिक कार्यों का विभाग, नेक्स्ट न्यास एवं स्वशासितेतर क्षेत्रों के सूचना विभाग, नेक्स्ट है सार्वजनिक सूचना विभाग, उसके बाद जो है सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, प्रशासनिक और वित्तीय सेवा विभाग और विधि विभाग। तो सचिवालय जो है इन विभागों के माध्यम से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनके लिए कार्य संपादित करने का कार्य जो है करता है। सचिवालय का जो प्रमुख है, जिसे कि हम महासचिव कहते हैं, महासचिव की नियुक्ति जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। महासचिव के नीचे जो है ये जो विभाग हैं, इन प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष और एक उप महासचिव जो है होता है, जो कि महासचिव के नीचे एकाधिक जो है उच्च पदस्थ निदेशक के रूप में जो है कार्य करते हैं। और इन उप महासचिवों की नियुक्ति जो है महासचिव के द्वारा जो है वह की जाती है और उसमें भी इनकी कार्य क्षमता, उनकी योग्यता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है। तो सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था है और इसके शीर्ष पर जो है महासचिव का पद और उसका कार्यालय जो है वह आता है। तो ये महासचिव जो है सिर्फ सचिवालय का ही अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार जो है इसको कहा जाता है और इसको सचिवालय का मुख्य संचालक भी कहा जाता है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने महासचिव को जो है बहुत अधिक जो है अधिकार प्रदान नहीं किए हैं और बहुत कम बार ऐसी मतलब की परिस्थितियां आती हैं कि वह अपने विवेक का जो है वो प्रयोग कर सके। तो राष्ट्र संघ के निर्माण के समय महासचिव को जो शक्तियां प्रदान की गई थी वह प्रशासकीय श्रेणी की होती थी। प्रशासकीय अधिकार ही उनको प्रदान किए गए थे। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तो उस समय जो है महासचिव के कार्यों और अधिकारों के बारे में बहुत विस्तार से जो है चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद महासचिव को व्यापक जो है अधिकार देने पर सहमति जो है वह जताई। तो महासचिव केवल प्रशासकीय कार्य ही नहीं करता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने किसी भी ऐसे मामले को ला सकता है जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने वाले हो, क्योंकि मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही किया गया है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महासचिव का जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। तो राष्ट्र संघ के कंपैरिजन में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है उसको बहुत अधिक जो है शक्तियां प्रदान की गई हैं और उनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य जो है उनका संचालन किया जाता है। तो महासचिव के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला मतलब कि कुछ जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं उनको हम इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे कि सामान्य प्रशासन जो है, क्योंकि महासचिव जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं, जिसमें हम महासभा को लेते हैं, सुरक्षा परिषद को, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, इन सभी की जो बैठकें होती हैं, इन सभी अंगों की जो बैठकें आयोजित की जाती हैं, उन सभी
बैठकों में महासचिव जो है वह भाग लेता है और उन सभी कार्यों को संपादित करता है जो इन अंगों के द्वारा उन्हें समय समय पर सौंपे जाते हैं। और महासचिव ही मतलब कि संस्था के जो कार्य हैं उनकी वार्षिक रिपोर्ट जो है महासभा को प्रस्तुत करने का कार्य जो है वह करता है। तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते बैठकों में तो भाग लेता ही है, साथ में ही महासचिव के द्वारा कुछ तकनीकी कार्य जो है वह भी संपादित किए जाते हैं, जैसे कि प्रश्नों का अध्ययन करना, रिपोर्ट है, सर्वेक्षण आदि जो है ये सारे के सारे कार्य जो हैं उसके द्वारा किए जाते हैं। और इसके लिए चार्टर के अनुच्छेद 98 में इसका उल्लेख भी किया गया है कि महासचिव ऐसे कार्य भी करेगा जो कि समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं जिसमें कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यास परिषद के द्वारा सौंपे जाएंगे, उन कार्यों को संपादित करने की जिम्मेदारी भी महासचिव को सौंपी गई है। साथ ही साथ में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सचिवालय का जो प्रशासन से संबंधित जो उत्तरदायित्व है वह भी सारा जो है महासचिव के ऊपर होता है। और महासभा के द्वारा जो नियम निर्धारित किए जाते हैं उनके अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का कार्य भी महासचिव का होता है। तो सामान्य प्रशासन है, तकनीकी कार्य और सचिवालय का प्रशासन, इसके अलावा महासचिव के द्वारा कुछ वित्तीय कार्य भी संपादित किए जाते हैं, कुछ वित्तीय उत्तरदायित्व भी महासचिव को सौंपे गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का जो संचालन है वह सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका उत्तरदायित्व जो है वह महासचिव पर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसको तैयार करने का जो कार्य है वह महासचिव का होता है और इसके लिए इस कार्य में सहायता देने के लिए बजट सलाहकार समिति जो है होती है और उसके सम्मुख जो है उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्तीय कार्य भी महासचिव के द्वारा संपादित किए जाते हैं। साथ ही साथ में एक प्रतिनिधित्वक कार्य भी महासचिव के द्वारा संपादित किए जाते हैं। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक एजेंट के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में इसके द्वारा कार्य जो है संपादित किए जाते हैं। मतलब कि विभिन्न जो अभिकरण हैं, विभिन्न जो सरकारें हैं, उनके साथ वार्ता के समय महासचिव जो है संघ का प्रतिनिधित्व जो है वह करता है। और इसके साथ साथ महासचिव जो है कुछ राजनीतिक कार्य भी संपादित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 99 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। मतलब कि महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान जो है ऐसे मामलों की ओर दिला सकता है जिसमें कि महासचिव को ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसका ध्यान भी दिलाने का कार्य जो है महासचिव का है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की राजनीतिक भूमिका का इतना अधिक विकास हुआ है कि न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यह पद जो है इतना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है, वरन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर भी इसकी महत्वपूर्ण जो है भूमिका जो है वह हो जाती है। मतलब कि इसकी हम अपेक्षा जो है वो नहीं कर सकते। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यह पद जो है राष्ट्र संघ में इस पद की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली जो है वो सिद्ध हुआ है। तो महासचिव की भूमिका जो है 3 दिशाओं में जो है अधिक विकसित हुई है। एक तो महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के रूप में, दूसरा जो है अनेक ऐसे अवसरों पर प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों के रचयिता के रूप में, जिनमें कि ये लगता है कि विभिन्न जो विवाद हैं उनमें विभिन्न जो पक्ष हैं उनमें सम्मानजनक रूप से स्वीकार करना संभव पाया है। और तीसरा जो है उसे विश्व की आत्मा की आवाज के संरक्षक के रूप में भी माना जाता है। तो इस तरह से महासचिव का जो पद है वह अत्यंत महत्वपूर्ण
बन गया है और उसे सिर्फ प्रशासनिक कार्यों का ही संपादन नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे बहुत सारे राजनीतिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन जो है वह करना पड़ता है। और इसी कारण से महासचिव का पद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। और मुख्यतः महासचिव की योग्यता और क्षमता पर ये निर्भर करता है कि वह अपनी इस भूमिका को कितने उत्तरदायित्वपूर्ण जो है निभाने का कार्य जो है वह संपादित करता है। धन्यवाद।